हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैम आईएएस। आज जो है हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग के 120 डेज सीरीज के डे सेकेंड के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो पहला हमारा एसे का सेक्शन रहता है जिसमें हम लोग एक एसे लिखने देते हैं आपको, एंड देन दो शॉर्ट्स। तो जो दो शॉर्ट क्वेश्चन चल रही है वो आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस एंड टेक में जो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, हाईलाइट द रोल ऑफ पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड एसएसएलवी इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज स्पेस कैपेबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को। फर्स्ट इज इवोल्यूशन, सेकेंड वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, ऑफ इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। ठीक है, ऑफ इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स, ये है क्वेश्चन का जो पहला आपका कॉन्टेक्स्ट है। सेकेंड, यहां बोला जा रहा है हाईलाइट द रोल ऑफ पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड एसएसएलवी इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज स्पेस कैपेबिलिटीज। तो पहला जो सेक्शन है हम लोग को ये सारे पॉइंट्स को कवर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, दो पार्ट में है। इस बार जो 71st में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो एक सिंगल पार्ट में नहीं था, वो इसी तरह से 2-3 पार्ट में है। शॉर्ट आंसर्स को भी आप लोग को 2-3 पार्ट में लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड वन इज डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड देयर एप्लीकेशन। यानी कि इसमें हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि मेजर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, क्या क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, एंड सेकेंड पार्ट इज देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग जो एसे का क्वेश्चन है वो उसको मैं हल्का से डिस्कस करूंगी और बाकी जो उसको पूरे तरह से बताऊंगी आपके एसे के क्लास में जो डेली चल रहा है। राइट, तो ये आपका सैम्पल है जो यहाँ जिस तरह से चेकिंग होती है कॉपी की, वो आपको दिखा दिया जा रहा है कि हम लोग जो आपको कॉपी चेकिंग करते हैं, आप लोगों की कॉपी चेकिंग वो कितने अच्छे से डिटेल वे में आपके सारे पोर्शन में, इंट्रोडक्शन, बॉडी पोर्शन में, कंक्लूजन में क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, किस तरह से लिखना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को ये कॉपी इवैल्यूएशन में बता दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट पेज है, ये थर्ड वन जिसमें एग्जाम्पल्स वगैरह को इंक्लूड कर दिया गया है। और आफ्टर दो जो पूरा आंसर है वो चेक करने के बाद आपको रिव्यू भी दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो आपको एक बार मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड significance of India's launch vehicle program, highlight the role of PSLV, GSLV, SSLV in strengthening India's space capabilities। तो ये पता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ जो लॉन्च व्हीकल्स है इंडिया की, या बोल सकते हैं इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम रिप्रेजेंट द कंट्रीज साइंटिफिक प्रोग्रेस। राइट, ये कंट्री का जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो पता चल रहा है। लॉन्च व्हीकल्स जिस तरह से एसएसएलवी, पीएसएलवी एंड देन फिर एएसएलवी, जितने सारे जो डेवलप हुए, जो सीरीज डेवलप हुई, तो उससे हमारा जो इंडिया का साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो पता चल रहा है। टेक्नोलॉजिकली हम लोग कितने सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं ये पता चल रहा है। Right, and the growing status, we can see the growing status in the global space program। राइट, तो इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए। देखिए, शॉर्ट आंसर के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप 3 से 4 लाइन में भी लिख सकते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सारे शॉर्ट्स को आपको कवर करना पड़ता है, तो एक शॉर्ट के लिए आप 4 से 5 मिनट ही यूज़ करें। ठीक है, 4 से 5 मिनट में आप एक शॉर्ट आंसर को कंप्लीट कर ले। तो इसी वक्त इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स को, सारे डायमेंशंस को, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को भी एड्रेस करना है। तो इसीलिए आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं दैट इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम रिप्रेजेंट द कंट्रीज साइंटिफिक प्रोग्रेस,
टेक्नोलॉजिकल जो सेल्फ रिलायंस है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ इसरो इंडिया हैज डेवलप्ड इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल्स दैट आर केपेबल ऑफ प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है, बीट इन दी अर्थ ऑर्बिट्स और अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज है उसके ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ कॉपी है, ये इवेलुएटेड कॉपी है, बट हम लोग अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये देख सकते हैं आप इवोल्यूशन किस तरह से हुई है। फर्स्ट वन इन 1980 दैट इज एसएलवी, दैट इज एसएलवी। अगर हम लोग एसएलवी की बात करें दैट इज, इसका नाम ही है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि इससे हम लोग सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो 1980 में इट वाज द इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इस लॉन्च व्हीकल से कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? रोहिणी। व्हाट? रोहिणी। आई गेस ये वाली कलर मैं इसे रेड कर लेती हूँ। रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ठीक है, एसएलवी से। एंड दिस मार्क द इंडियाज एंट्री इनटू स्पेस प्रोग्राम और स्पेस एज में। तो सबसे पहला है दिस इज एसएलवी 3। सेकेंड जो है 1990s में लॉन्च हुई एएसएलवी, दैट इज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट? augmented satellite launch vehicle, and this is developed to increase the payload capacity, right। तो ASLV जो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि जो पेलोड कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। तो दिस शोज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द स्पेस फील्ड, ठीक है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू PSLV दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 1994 में डिज़ाइन किया गया। व्हाट? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कब? 1994 में। तो इसरोज वर्क हाउस, इसे हम कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट लिक्विड स्टेज, है ना, इट वाज द फर्स्ट लिक्विड स्टेज। और जो PSLV है इट वाज डिजाइन टू प्लेस सैटेलाइट इनटू पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे SSO भी कहते हैं। व्हाट? SSO, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि पोलर मीन्स पोलर रीजन, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल से ट्रैवल करते हुए अर्थ के पूरे ऑर्बिट में घूमता है। और फिर इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये है कि वो जो अर्थ के अराउंड जो जिस तरह से सैटेलाइट को पहुंचाया जाए फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविजन या टेलीकम्युनिकेशन के लिए, या फिर वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये PSLV की बात हो गई। देन अब हम लोग PSLV से कहाँ आए? 2001 में GSLV में, ठीक है। PSLV से GSLV दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ नाम ही है जियो सिंक्रोनस, यानी कि ये अर्थ के ऑर्बिट्स में इसको प्लेस करने के लिए ये लॉन्च व्हीकल का डेवलप किया गया। तो डेवलप फॉर लॉन्चिंग हायर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अर्थ की जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वहाँ पे सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए GSLV को डिज़ाइन किया गया। एंड इंट्रोड्यूस द इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, राइट। क्रायोजेनिक पावर है इसमें, हेवी लिफ्टिंग, ठीक है, टू GEO दैट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे 2022 में SSLV आई। व्हाट? SSLV दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, डेवलप फॉर क्विक एंड लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है, डेवलप फॉर क्विक एंड लो कॉस्ट लॉन्चेस ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स, ठीक है।
तो ये बात रही यहाँ पे SSLV ऑन द डिमांड ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए SSLV को डिज़ाइन किया गया एंड इट सपोर्ट्स द कमर्शियल एंड प्राइवेट सेक्टर डिमांड्स। ठीक है, तो ये बात थी इवोल्यूशन की। अगर हम लोग बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, तो वी हैव सो मेनी सिग्निफिकेंस। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, देन फिर जो हमारा सिक्योरिटी पर्पस का सिग्निफिकेंस है ना, तो इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके नेशनल सिग्निफिकेंस में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन लॉन्च जो एजेंसीज है उसको रिड्यूस करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, देन अगर बात करें स्ट्रेंथेंस द नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्विलांस कैपेसिटी, है ना, सर्विलांस के लिए, सर्विलांस पर्पस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, है ना, तो उसके लिए ये आप लिख सकते हैं कि टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स, ताकि जो है इंडिया को किसी अदर कंट्री की लॉन्च व्हीकल्स की ज़रूरत ना पड़े, अपने इंडिजिनियसली लॉन्च व्हीकल्स का डिज़ाइन करे और फिर सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करे, पोजीशन करे। ठीक है, तो इसके स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए आप लिख सकते हैं टू रिड्यूस दी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लॉन्च एजेंसीज और फॉर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, फॉर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस के लिए। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लॉन्च सर्विसेज, ठीक है, और सर्विलांस कैपेसिटी के लिए। इकोनॉमिक अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो इट जनरेट्स रेवेन्यूज थ्रू कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस, राइट, and expands the India's role in global space economy, है ना, revenue through NSIL by launching the international satellites, है ना, किसी और कंट्री के सैटेलाइट्स को अगर हम लोग लॉन्च करते हैं, हाँ, अपने लॉन्च व्हीकल्स के थ्रू, तो वो एक रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया के लिए, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है इसका। ठीक है, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है रिसर्च वर्क करने के लिए, है ना, जैसे कि मिशन लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान में जो है SLV का यूज़ किया गया है, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का, एंड इट प्रमोट्स द साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, है ना, अनेबलिंग मिशंस लाइक मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान। तो इस तरह के आप सिग्निफिकेंस को मेंशन करेंगे। देखिए, जब आप आंसर को लिखते हैं ना, शॉर्ट आंसर को, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 2 पेज में इसको कंप्लीट करना है, यानी कि दिस साइड एंड उसका पीछे का साइड, आपको 2 पेज में शॉर्ट आंसर लिखने को दिया जाएगा, क्योंकि जब आपको कॉपी मिलती है तो फिर नेक्स्ट वो प्रिंटेड रहता है, आपको इतना ही स्पेस मिलता है, तो आप यहाँ इतना आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देन हेयर यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, यू विल राइट द इंट्रोडक्शन हेयर, देन हेयर यू विल राइट द बॉडी पार्ट, राइट, बॉडी पार्ट को आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे एंड देन फिर कंक्लूजन होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो आपको उस तरह से ही लिखना है कि आप 4 मिनट में अपने आंसर को कंप्लीट करें। तो आप चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन था इवोल्यूशन का, यहाँ क्वेश्चन था इवोल्यूशन का, तो आप चार्ट बना के भी प्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे आप लिख देते SSLV3, देन फिर ASLV3, GSLV3, PSLV3, ठीक है, देन SSLV, ठीक है, आप ये सब लिख सकते थे इस तरह से पॉइंट वाइज। देन फिर इसके इवोल्यूशन के बाद यहाँ सिग्निफिकेंस में आते, सिग्निफिकेंस में आके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आप लिख सकते हैं, एंड देन फिर कंक्लूजन पार्ट। तो आपको इस तरह से आदत डालनी होगी, अपने हैबिट में लाना होगा कि आपको 4 मिनट के अंदर आपको आंसर को फिनिश कर लेना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन में, दैट इज आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स है उसके बारे हम लोग बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, दैट इज शॉर्ट आंसर के लिए, मेजर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड देयर एप्लीकेशन। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसका मतलब है कि दैट आर human made objects, ठीक है, human made satellites that are placed in the orbits of earth,
है ना, ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ या सेलेस्टियल बॉडीज के ऑर्बिट में या हम लोग प्लेस करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है ना. देयर क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन, बी इट इन नेविगेशन, बी इट इन वेदर फॉरकास्टिंग और बी इट इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, है ना, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग सैटेलाइट प्लेस करते हैं. तो यहाँ पे बात थी क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट. व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट. पहले आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है. देन यहां हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम लोग पहले देखते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या काम होता है? वन इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पर्पस होता है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है, या इंटरनेट या मोबाइल कनेक्शन में. ठीक है, तो आपको क्लासिफाई करने के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी लिखना होगा, एक्सप्लेन भी करना होगा. टेली कम्युनिकेशन सर्विस के लिए, ठीक है ना, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, टेली कम्युनिकेशन के लिए. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. देन फिर इसके एग्जाम्पल दैट इज इनसैट और जीसैट. एग्जाम्पल में आपको लिख देना है इनसैट या जीसैट, राइट. तो पहला टाइप हो गया इसका कम्युनिकेशन सैटेलाइट. देन वी हैव वेदर सैटेलाइट्स. नाम से ही पता चल रहा है आपको, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड वेदर सैटेलाइट्स. ठीक है, वेदर सैटेलाइट्स का काम क्या होगा? वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए, ठीक है, साइक्लोन की एक्टिविटीज़ को जानने के लिए, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए या क्लाइमेट ट्रैकिंग के लिए. तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं, क्लाइमेट ट्रैकिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, साइक्लोन एक्टिविटीज को जानने के लिए. तो ये था आपका व्हाट वेदर सैटेलाइट्स. इन एग्जाम्पल में आप इनसैट 3D का एग्जाम्पल दे सकते हैं. देखिए, आपको सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही दिया गया होगा क्वेश्चन के साथ, बट मैं इसको जस्ट आपको एक जिस्ट बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. ठीक है, थर्ड वन इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसे हम लोग RSS भी बोलते हैं. ठीक है, वो वाला RSS नहीं है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है. ठीक है, थर्ड वन इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ना, वो किस चीज़ का इमेजेस प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है या एग्रीकल्चरल लैंड है उसको मॉनिटर करने के लिए. ठीक है, तो ये हम लोग किस पर्पस के लिए ये यूजफुल है? फॉर मॉनिटरिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. ठीक है, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग के लिए. सेकेंड इज वाटर रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, उसमें हम लोग इस सैटेलाइट का हेल्प ले सकते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, है ना. पता चल सकता है कि कहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है और कहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में इसकी हम लोग हेल्प ले सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं. देन फिर अर्बन प्लानिंग में भी कर सकते हैं. अर्बन प्लानिंग में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद ले सकते हैं. एग्जाम्पल इज IRS या क्रोसैट सीरीज जो होती है.
ठीक है, क्रोसैट का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, IRS सीरीज का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फोर्थ वन इज नेविगेशन सैटेलाइट, नाम से ही पता चल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन, ठीक है ना, नेविगेशन सैटेलाइट। तो नेविगेशन सैटेलाइट का पर्पस क्या होगा, जीपीएस बेस्ड नेविगेशन करने के लिए, ठीक है, जीपीएस बेस्ड नेविगेशन करने के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में भी हम इसका यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में भी इस सैटेलाइट के इमेजेस से हम लोग हेल्प लेते हैं। एंड देन फिर मिलिट्री गाइडेंस सिस्टम के लिए भी, फॉर व्हाट, मिलिट्री गाइडेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका नेविगेशन सैटेलाइट ना। फिफ्थ वन इज, हाँ, एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए नेविक, ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या लिख लीजिए, नेविक सैटेलाइट, है ना, इसमें स्मॉल a इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, नेविक सैटेलाइट। देन वी हैव साइंटिफिक सैटेलाइट। साइंटिफिक सैटेलाइट का नाम से आपको, सैटेलाइट्स के नाम से बस आपको नाम याद रखना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, साइंटिफिक सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट्स, ठीक है। तो साइंटिफिक सैटेलाइट्स हम लोग स्पेस रिसर्च में हम लोग इसका काम ये यूज़फुल होता है। देन फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में ये यूज़फुल होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये यूज़फुल होता है, ठीक है। देन द सिक्स्थ वन इज मिलिट्री सैटेलाइट। बॉर्डर सर्विलांस के लिए हम लोग मिलिट्री सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉर्डर में क्या गतिविधि चल रही है उसके सर्विलांस के लिए हम लोग मिलिट्री सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सर्विस कम्युनिकेशन और सिक्योर करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। देन मिसाइल ट्रैकिंग के लिए कि कहीं कोई ड्रोन, कहीं कोई मिसाइल तो नहीं अटैक करने जा रहा, या हमारा मिसाइल कहाँ है, ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम लोग मिलिट्री सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। वी हैव एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स का यूज़ क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी में टू स्टडी अबाउट द स्टार्स, टू स्टडी अबाउट द गैलेक्सीज, ठीक है, टू स्टडी अबाउट द अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड टू स्टडी अबाउट द ब्लैक होल, ये सब के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। और डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेस के लिए हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका क्लासिफिकेशन। कितने तरह के हम लोगों ने पढ़ लिया, कम्युनिकेशन, वेदर सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, साइंटिफिक सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। तो आपको ये सारे सैटेलाइट्स को याद रखना है, सबका एग्जाम्पल भी याद रखना है। कम्युनिकेशन का इनसेट, जीसैट, वेदर के लिए हम लोग इनसेट 3D लिख सकते हैं, रिमोट सेंसिंग इज क्रोसैट, ठीक है ना। उसके बाद नेविगेशन में हम लोग नेविक का एग्जाम्पल दे दे, राइट। तो फिर या हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल में हम लोग हबल है, हबल स्पेस टेक्नोलॉजीज, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करें तो आपको एप्लीकेशन मैंने समझा दिया, वेदर फॉरकास्टिंग में, नेविगेशन में, स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए, वेदर प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट को ट्रैक करने के लिए, साइक्लोन को ट्रैक करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के लिए और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। तो ये सारा जो था ये इसका एप्लीकेशन था। हम लोग कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल फॉर आवर मॉडर्न सिविलाइजेशन। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है मेनी वेज या मेनी फॉर्म में हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हैं। और इंडिया नीड्स टू एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दी रिसर्च एंड पर्पस और रिगार्डिंग दी डिज़ाइन ऑफ द न्यू सैटेलाइट्स एंड ऑल। तो इस तरह के आप लिख सकते हैं ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो और जो वर्ल्ड में जो इंडिया का जो पोजीशनिंग हो बी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस
ठीक है, और बी इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेस केपेबल जो हमारे मिशंस हो रहे हैं, तो उसके लिए जो बजटरी जो बजट के एलोकेशंस होते हैं वो बढ़नी चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और काम बढ़नी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें इसरो को। तो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर को मैंने बता दिया किस तरह से लिखना है आपको। जो हमारा एस्से है ना, एस्से का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं आज का। जो आज का एस्से का टॉपिक है दैट इज का ख ग घ के लूर ना दे मई पोथी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये है क ख ग घ के लूर ना दे माई पोथी। इसका मतलब क्या है ना कि इसे क ख ग तो नहीं आ रही है और चला है ये बड़े बड़े ख्वाब देखने। व्हाट? बड़े बड़े ख्वाब देखने। ठीक है, क ख ग के लूर नहीं है, मतलब कि ये क ख ग तो पढ़ना नहीं जान रहा है, और दे माई पोथी, और इसकी जो माई से वो बोल रहा है कि मुझे एक एडवांस किताब दीजिए। ठीक है, मुझे एक बुक दे दीजिए जिसमें कि वो एक एडवांस फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसका लिटरली मीनिंग यही है, नॉट नोइंग इवन द बेसिक अल्फाबेट्स येट आस्किंग मदर फॉर द एडवांस बुक। पोथी का मतलब क्या होता है? पोथी का मतलब तो किताब ही होता है ना, पोथी। तो इसको हमने इंटरप्रेट कर लिया, इसका मीनिंग देख लिया हमें कि इसे बेसिक नॉलेज तो नहीं है, इसे क ख ग की नॉलेज नहीं है, मगर ये अपनी माता श्री से कहता है कि मुझे एक एडवांस किताब दे दीजिए, मुझे एक ऐसी बुक दे दीजिए जो कि बहुत टफ है ना। तो इसका हम लोग रियल लाइफ में हम लोग कैसे इसका मीनिंग को इंटरप्रेट करें? दैट इज़, कहते हैं ना कि जो बर्तन सबसे खाली होती है वो ज़्यादा ठनकता है। ठीक है कुछ नहीं बट ख्वाब देख रहा है लंबे लंबे, हाँ। तो इसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। जब भी हम एक ऐसे को देखते हैं तो उसको सबसे पहले, खास करके जब वो फिलोसफिकल हो, तो उसको सबसे पहले हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नॉट नोइंग इवन द बेसिक अल्फाबेट्स येट आस्किंग मदर फॉर द एडवांस बुक। तो कोर थीम की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, अगर किसी एम को पाना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा एम है, तो उसके लिए एटलीस्ट हमें ये तो जाननी चाहिए कि हमारा स्किल क्या है, हमारा पैशन क्या है ना, हमारा एम्बिशन क्या है। तो एम्बिशन और हमारा एम्बिशन के लिए हमारा फाउंडेशन क्या है ना। तो अगर हमें नॉलेज ही नहीं है, अगर हमें क ख ग का ज्ञान ही नहीं है, तो हम लोग किताब कैसे पढ़ेंगे? अगर हमारे पास स्किल ही नहीं है तो हम लोग काम कैसे करेंगे, है ना। मुझे लिखना ही नहीं आता तो फिर लिखूंगी कैसे? तो यही बात है कि एम्बिशन विदाउट फाउंडेशन, ये कोर थीम है इसका, एम्बिशन विदाउट फाउंडेशन। अब जब हम लोग एक ऐसे लिखते हैं, खैर ये ऐसे है, ये मैं पूरा आपको ऐसे क्लास में बताऊंगी। इससे हम लोग एजुकेशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एजुकेशन के सारे जो डायमेंशंस है उसको पढ़ेंगे, लिटरेसी पढ़ेंगे, लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है एजुकेशन के वो पढ़ेंगे, नॉलेज क्या है, नॉलेज क्यों जरूरी है, लिटरेसी क्यों जरूरी है, विमेन लिटरेसी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सारे चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड ऑल सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलते आ रहा है ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज टू क्रिटिसाइज individuals who lack basic skills but desire high level resources। ठीक है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है, यूज टू क्रिटिसाइज इंडिविजुअल्स। हम लोग है ना कभी कभी किसी लोगों को क्रिटिसाइज कर देते कि अरे इसको तो ये भी नहीं आता है और चला है बहुत ही बड़ा सपना देखने का। ठीक है, तो ये यही है, यूज टू क्रिटिसाइज इंडिविजुअल्स हु लैक बेसिक स्किल्स बट डिजायर हाई लेवल रिसोर्सेज। रेलिवेंस इसका एजुकेशन फॉर्म में है और सोशल बिहेवियर में है। ठीक है, तो जब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी ना तो इस टॉपिक को मैं लूँगी कल और अच्छे से बताऊंगी। अभी यहाँ पे बस जस्ट बता रही हूँ कि जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें ये डिफाइन करेंगे, दैट डिफाइन द प्रोवर्ब एज सिंबल ऑफ लीपिंग बिफोर क्रॉलिंग। है ना, हम लोग क्रॉल करना नहीं सीख रहे। एक जो छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो इन्फेंट के बाद जब वो चाइल्ड के बनने में वो पहले क्रॉल करना सीखता है ना, रेंग रेंग के चलता है, घुटने के बल में चलता है। बट
अभी बच्चा है, घुटने के बल चलना नहीं सीखा और वो छलांग मार देगा क्या? वो छलांग मार रहा है, हाँ। तो ये उसका मतलब यही है कि डिफाइन द प्रोवर्ब एज सिंबल ऑफ लिपिंग बिफोर क्रॉलिंग, है ना। इंट्रोड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फाउंडेशन लिटरेसी, उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, राइट। मेन बॉडी में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। डिस्कस द डिस्कनेक्ट बिटवीन डिग्रीज एंड स्किल्स, ठीक है। डिग्री और स्किल में क्या डिफरेंस है? बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डिग्री है बट स्किल नहीं है ना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्किल्स है बस डिग्री नहीं है। तो दोनों के कंपैरिजन को हम लोग समझेंगे, दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, दोनों कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों कैसे एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे और फिर यहाँ पे एम्प्टी रिटोरिक वर्सेस सब्सटैंशियल नॉलेज के बारे भी हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। कंक्लूजन में यही होगा, द पार्ट टू विकसित भारत स्टार्ट्स विथ क ख ग घ। इसका मतलब क्या हुआ? द पार्ट टू विकसित भारत स्टार्ट विथ क ख ग घ, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक लिटरेसी है, अगर वही नहीं होगी, है ना, टू द लास्ट माइल तक, अगर गांव की भी बात करेंगे वहाँ तक भी बच्चे, या अर्बन की भी बात करें, या जो हमारे पेरिफेरल रीजन में बच्चे रहते हैं, उनको अगर लिटरेसी ही नहीं मिलेगी तो हमारा भारत विकसित कैसे होगा? तो विकसित भारत के लिए हमें सबसे पहले पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, हमें बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, हमें बेसिक स्किल्स की ज़रूरत है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि क ख ग घ एज द बेसिक एजुकेशन और द बेसिक क्वालिटी, ठीक है, इज द पाथ टू विकसित भारत, है ना। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो घर कैसे खड़ा करेंगे? आपको एक घर बनाना है तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन, उसके पिलर्स मजबूत होने चाहिए, तभी आप छत डालेंगे, ठीक है। तो यही एक बात है। कॉल फॉर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे इस प्रोवर्ब में, दैट इज क ख ग घ के लूर नय और दे माई पोथी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर योर डेली मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे अभी, है ना। जो हमारा प्रीलिम्स है उसका डेट है 26 जुलाई और अभी फॉर्म जो है शायद 38 तक लास्ट भरनी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड स्टडी करें और फिर जो जून का महीना जब आए तो आप कम्प्लीटली प्रीलिम्स के लिए लग जाए। तो आई होप ये सेशन में आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।